हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके नंबर सिस्टम के टॉपिक के बारे में, जिसमें आज हम संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। इसमें हम ग्रुप डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ग्रुप डी स्पेशल क्लास चल रही है ये। और इसमें अगर आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका आरआरबी जो एनटीपीसी है, कांस्टेबल है या ग्रुप डी है, हर एक एग्जाम को यूजफुल रहेगी ये क्लास। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका समावेश है यहाँ, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे उन्हें बेस्ट सॉल्यूशन से बताया जा रहा है, तो कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन की। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं, आपको ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है, x है। इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, 15 जोड़ा जाना चाहिए। तो जो आंसर मिलता है वो हमें क्या मिलता है, इसका व्युत्क्रम। ठीक है, इसका व्युत्क्रम का मतलब है 1 के बटा में लिखना पड़ेगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। और इसमें कितना, 100 के गुना, क्योंकि इसका मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है, तो 100 का गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है कि अगर ऐसा जो संख्या होगी, कौन सी ऐसी वैल्यू पुट हो जाएगी कि हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पक्षों को बराबर करना है। आप कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं। ठीक है ना, देखो हमारी संख्या क्या है, सिर्फ x है। ठीक है, तो हमारी संख्या x है। अच्छा, इसमें x बताना है सिर्फ। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं हम इसमें सबसे पहले 5 को उठाते हैं। 5 को अगर यहां वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये बराबर कितना हमारा x आना चाहिए। ठीक है, देखो हम दोबारा तरीके से बता देते हैं। मान लेते हैं हमारी जो संख्या है वो क्या है, x है। इसमें अगर 15 जोड़ा जाए तो 15 जोड़ने पर संख्या ये बन जाएगी। तब क्या कंडीशन है कि इस 15 जोड़ा जा रहा है, इसमें इसका व्युत्क्रम मान लेते हैं x प्लस 1/15, मतलब 1/x+15। ये जो है इसका 100 गुना, मतलब इसका 100 गुना बराबर जो होगा वो मूल संख्या के बराबर होगा, इसका x के बराबर होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आप या तो इसे सॉल्व कर लें, या आप ऐसे करें कि इसको कोई वैल्यू पुट करके रख लें। जैसे हमने मान लेते हैं यहाँ पर 5 संख्या को उठाया, हमने इस जगह 5 रखा और इस जगह 5 रखा, तो हमने देखा 1/5 और 15 कितना होगा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे, 15 5 20, गुणे में यहाँ 100, बराबर में यहाँ x की जगह 5, तो 20 25 100, यानी कि हमें पता चल गया 5 बराबर 5। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। अब और कोई सा भी ऑप्शन रखेंगे उससे आंसर नहीं बनेगा, तो जिस ऑप्शन से आपका वेरीफाई होगा वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते थे आसान भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है, एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका आपस में योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 है। 297 अधिक हो जाती है, 297 नहीं, 297 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब एक बात बताइए, इनमें सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये वेरीफाई करना है कि योग 18 होना चाहिए। तो अगर हम पहला वेरीफाई करें, 5 8 13 5 18, 9 4 13 5 18, 6 3 9 3 12 6 18, मतलब पूरा हो गया, और 4 8 12 6 18, यानी कि पहला इक्वेशन तो आपका पूरा फ्लॉप हो चुका है। कहने का मतलब ये वेरीफाई चारों में कर रहा है। अब सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन बचा है कि 297 अधिक होना चाहिए, यानी कि पहले आपका जो था 585, अगर इसको उल्टा जाए तो इसको 5 8 5 इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, तो ये तो कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। ये आपका कितना है, 495 है। इसको अगर पलट देते हैं तो ये कितना, 594 हो जाएगा। तो ये तो लगभग कितना, 100 भी नहीं है, तो 100 भी ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ लिखा है 396। ठीक है, 396 को पलटेंगे तो ये होगा 693। इसी घटा कर देखते हैं, तो 93, मतलब 13 में से 6 गया 7 और 9 10, एक यहाँ पर कितना होगा 10, 9 में से मतलब 19 में से 10 गया 9 और 4 2, 297 सिर्फ सी विकल्प को करने पर आ रहा है, यानी कि यही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है,
तो मात्र आपको वेरीफाई करने से ही आपका आंसर बन जाता है, जो आपको विकल्प उठाकर देखने होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, वह संख्या क्या है? देखिएगा, किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल जो है कितना, 812 आता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पर कोई भी संख्या होगी, वर्ग होगा, वो 812 से अधिक होना चाहिए तभी तो वो आंसर बनेगा। यानी कि 25 का वर्ग 625 है तो ये तो आंसर होगा नहीं। 23 का वर्ग 529 होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 27 का वर्ग 729 होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब तो यही है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, अब एक ही मात्र ऑप्शन बच रहा है तो डी ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन वेरीफाई तो करना है अभी भी। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वर्ग, संख्या के वर्ग, यानी कि 29 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 841 होता है। और उसमें से उस संख्या को घटा दिया जाए, मतलब 29 को ही घटा दिया जाए तो 812 बचता है। देख लेते हैं, 11 में से 9, 2, 4 में से 3, 1, 812, बिल्कुल 812 बचा है, तो आंसर यही होगा। देखिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप बता सकते थे, आसान तरीके से बता सकते थे, ना ज़्यादा समय वेस्ट करना था और ना ही ऐसा कन्फ्यूजन में था कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा भी बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके के और भी ट्रिक आपको मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बता दें 4 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 160 है। तो आप एक बात बताइए, अगर या तो आप ऑप्शन पर वेरीफाई कर लें, देखो विषम है, अगर इनमें से छोटी संख्या उठाना है तो मान लेते हैं हम इसमें से कोई ऑप्शन ले ले, पहला ऑप्शन हम 27 को उठाते हैं, तो पहला 27 होगा, फिर अगला 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर आपका 33 होगा। क्योंकि क्वेश्चन में छोटी बोला था ना, सभी सबसे छोटी हम यही आंसर करते, अगर करते तो एक बार चेक करें, इनको जोड़ने पर 160 आ जाएगा तो यही आंसर है, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे या फिर सॉल्यूशन करेंगे हम। 7 9 16, 16 4 20, हासिल 2 हो गया, 2 2 4 3 7 3 10 2 12, 120 आया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, 160 तो बहुत होता है, यानी कि 27 के सापेक्ष तो ये बहुत कम पड़ रहा है। तो अब हमें क्या करें, दूसरा विकल्प 27 को उठा लें, तो यहाँ सॉरी 37 को उठा लें, तो 37 पहला होगा, 39, 37 हो गया, 39 हो गया, फिर 41 और 43। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 9 7 16 4 20, 0 हो जाएगा, 3 3 6 4 10 4 14 और 2 16, बिल्कुल यही वाला आंसर वेरीफाई हमारा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विकल्प बी ऑप्शन इसका राइट होगा। और एक करने का तरीका क्या है, जैसे अगर बेसिक करते तो हमारी पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, x+4, x+6, ये हमारे पास 4 संख्याएं हो गई, इन सभी को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो बराबर में ये 160 हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ याद रखना, हमेशा कभी भी संख्या में विषम लिखा हो या सम लिखा हो, आप हमेशा x, x+2 ही लेना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना, नहीं तो आपको ऐसा कर दें कि गलत हो जाए आंसर। तो आपको याद रखना, इस तरीके से ले सकते हैं आप, चाहे सम हो चाहे विषम हो। अब देखो हमारे पास कितना 4x है, प्लस में 2 4 6 6 और 6 12, 12 उस तरफ जाएगा तो ये कितना घट जाएगा, इसमें 148 बनेगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से 4 तिया 12 और 4 सते 28, तो यहाँ x का वैल्यू कितना बना हमारा 37, तो हमारा ये एक बार में ही आंसर आ गया। तो ये वाला भी तरीका अच्छा है। ठीक है, तो आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप ऐसे समझें, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 14, और क्वेश्चन में हमसे एक और चीज बोली गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों के वर्गों का अंतर भी कितना दे रखा है, आपका 56 दे रखा है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में गुणा होता है, यानी कि ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई, इनका जो वैल्यू है वो आपका कितना 56 होना चाहिए। तो अब हम बताएं,
यहाँ पर x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 14 दिया है, तो आप इस स्थान पर 14 रख देंगे। देखो अब ये काट नहीं रहे हैं, देखो ये आपका क्या है, समय बचाने का तरीका है कि आप इनको बार बार ना लिखें, आप सीधा उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिखें और डिवाइड करें। देखो यहाँ हटा देंगे तो ये 14 आएगा, 14 से इसे डिवाइड करें, 14 एकम 14, 14 चौके 56। तो कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई जो आया हमारा कितना आ गया, x प्लस वाई जो आया वो 4 आ गया, x माइनस वाई जो आएगा वो आपका कितना होगा, 56। ठीक है, अब देखो ये तो आपको उल्टा लग रहा होगा, तो हमें क्या है, आंसर माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया है। देखो यहाँ पर ये 56 नहीं है, 14 ही तो है, क्वेश्चन में 14 दिया था, 14 लिखेंगे हम। ठीक है, अब हमें क्या है, इस तरीके से वैल्यू निकालना है। अब इनको देखो दो वैल्यू निकाली जाती हैं, एक तो x निकलता है अब यहाँ से, और एक y निकलता है। ठीक है, दो तरीके हैं इनको निकालने के। एक तो इनको जोड़ा जाएगा, तो 14 4 18 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 9। ठीक है, और एक आपको इनको घटाया जाएगा, तो ये घटेगा कितना होगा, 4 में से 14 घटेगा तो ये बनेगा 10, वो भी किसका, माइनस का 10, और बटा में करेंगे 2 तो ये बनेगा माइनस का 5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम पहली संख्या लेते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो अगर इस तरीके का पैटर्न कभी भी बने तो हमेशा याद रखना पैटर्न कि एक बार उन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, एक बार उन दोनों को घटाएंगे और उनको घटाएंगे तो छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमारे जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या, और दोनों को अंतर कर देंगे, घटा देंगे, दूसरे में से पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो ये छोटी संख्या। ठीक है, तो हमारा इस तरीके का जो विकल्प है वो कौन सा है, आपका पहला ही विकल्प दिया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां लिखा है क्वेश्चन, एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक बात बताइए आप कि 22 सही 1/2% लिखा है, इसका मतलब क्या है, 22 दूनी 44, 45/2% लिखा है। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे आप तो 45/2 लिखेंगे, साथ ही साथ 1/100 भी लिखेंगे, क्योंकि बटा में 100 लिखा जाता है। 5 नम 45 और 5 दूनी 10 0, यानी कि ये बना 9/20 दूना 40, तो ये बना 9/40। ठीक है, समझ रहे हैं, 9/40। अब देखिए एक बात बताइए, ऊपर वाली चीज घटाई जाए अगर 40 मूल संख्या में से, तो यहां पर कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो क्वेश्चन में बोला है 217 बचा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं जो 31 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 217 है। और अगर एक का वैल्यू पूछा जाए तो ये हमारा 7 बनेगा। और क्वेश्चन में संख्या पूछा जा रहा है अगर संख्या हमसे, तो संख्या हमेशा याद रखना ये नीचे वाला होता है बेस 40। तो 40 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, एक अनुपात का वैल्यू 7 है तो 40 अनुपात का वैल्यू 40 गुणा 7 होगा, तो 4 सते 28, यानी कि 280। 280 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाए तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो 30% का जो फ्रैक्शन करेंगे हम कितना लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। अब एक बात बताइए, किसी संख्या में मान लेते ये हमारी बेस जो है संख्या 10 है, 10 में क्या है 3 जोड़ा जाएगा तो ये कितना होगा, 3 जोड़ा जाएगा तो ये कितना होगा बताइए। किसी संख्या में यहाँ पर 38 जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो यहाँ कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा जाएगा कि नहीं। इसको क्या है कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं हम, जैसे आपको ऐसे समझ लें, मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है, x है, x का 30% मतलब 30/100 हो जाएगा। अब इसमें आपको 38 जोड़ना है, तो आपका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, इसका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, आपका 50 आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है ना परिणाम 50 प्राप्त हो। अब 38 को आप इस तरफ ले जाएं तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना है 3x/10 बराबर 38 अगर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 12। ठीक है, अब 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 का 10 में गुणा होगा तो ये x बराबर आ रहा होगा 40।
40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 20 दिया है और उनके वर्गों का अंतर 80 है। मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 80 दिया है। बोला गया है विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। बस दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो ये चीज दोनों चीज दी गई थी। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बार एक्स प्लस वाई और इनटू में लिखते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 80। तो आप एक काम करें, जो x प्लस वाई यहाँ का वैल्यू है ये किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो इस 20 लिखने के बाद अगर इसका वैल्यू 20 लिख देते हैं तो 20 से 80 को काटेंगे, 20 चौके 80। तो यहाँ x माइनस वाई का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 4। तो इसको हम इसी के करीब लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 4। तो हमने पीछे भी अभी सीखा था कि x का जो वैल्यू निकाला जाता है वो इन दोनों को जोड़कर 20 और 4 24 बटा में 2 कर देते हैं, तो ये बनेगा 12। ठीक है, और y का वैल्यू निकाला जाएगा। देखो आंसर तो हमें इससे नहीं पे ही मिल गया है, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर। तो 20 में से 4 गया कितना, 16, और बटा में क्या करते हैं 2, तो ये कितना होता है 8। ठीक है, तो इसका मतलब 12 और 8 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 12 और 8 ऑप्शन नंबर डी में सही दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन लिखा है एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जैसे 60% की जो फ्रैक्शन है वो आपकी देख लेते हैं क्या है। 60% की फ्रैक्शन जो होती है वो 3/5 होती है। क्यों, क्योंकि 60/100 लिखेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे तो 3/5 बचेगी। ठीक है, नीचे हमारी जो संख्या होती है वास्तविक होती है संख्या। अब इसमें बोला जाए 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं 60% बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर 60% बन जा रही है, कितना घटाए जाने पर, 40 घटाए जाने पर। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो ऊपर जो 3 बना है वो कितना घटाया जा रहा होगा, इसमें 2 घटाया जा रहा होगा ना। अगर 2 घटाए जाने पर यहां पर लिखा है 40 घटाया जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं जो 2 अनुपात का वैल्यू है वो आपका 40 दिया था। 1 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 20। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, 5 अनुपात का। तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 20 गुणे में 5। तो 20 पंचे कितना होगा, 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी विकल्प में सही हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं, सही है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो 3 क्रमागत संख्याएं क्या हैं, आपकी एक संख्या x, देखो आपकी एक संख्या क्या हो जाती है x, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4। हमेशा ध्यान रखना विषम और सम कभी भी पूछा जाए हमेशा x प्लस 2 x प्लस 4 लेना, बहुत शानदार आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बोला गया है इन 3 क्रमागत संख्याओं का योग, मान लेते हैं योग कर दिया, तो हमने योग कर दिया। इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी 20 x थी, तो x से कितना अधिक है 20, x से कितना अधिक है प्लस 20। अब देखो अब कहने को तो हम ये वाला x और ये वाला x हटा सकते हैं। अब यहाँ से x कितना 2x हो जाएगा बराबर, इस 20 में से ये 4 और 2 6 जुड़कर 2 और 4 6 जुड़कर 20 में से घट जाएगा, तो ये बनेगा 14। तो 2x का वैल्यू 14 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 7। तो x बराबर कितना होगा आपका 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार था, आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा जैसे मान लेते हैं हम क्या है, दोनों संख्याओं का वेरीफाई करते हैं विकल्प के थ्रू। गुणनफल 8 दिया जा रहा है, तो देखो 4 दूना 8 होता है, 1 और 8 का गुणा 8 होता है, 2 चौके 8 होता है, 3 और 3 दूना 6 होता है। यानी कि इस वाले ऑप्शन से हमें सिर्फ 1 2 3 ऑप्शन सही लगे, बाकी एक ऑप्शन तो हट गया है, सिर्फ मात्र इतना वेरीफाई करने पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, आपस में अंक पलट जाते हैं। इसका मतलब है ये क्या उल्टा हो जाती है। जैसे 42 था, 42 में अगर हम 18 जोड़ते, सॉरी
कि 42 लिखना था। अगर संख्या 42 थी, अगर इसमें 18 जोड़ा जाता तो ये देखते हैं 8 और 2 10, ये तो हमारा 60 हो रहा है। तो ये तो 42 का कितना अपोजिट, 42 का अपोजिट 24 होना था, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। ऐसे ही दूसरी संख्या है एक 18 है। 18 को क्या 81 बनना होगा, कितना जोड़ने पर, 18 ही जोड़ने पर। तो 18 18 जोड़ेंगे तो ये 36 होगा, तो ये भी हमारा 81 के बराबर नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन गलत ही है, 24 देखेंगे, 24 ऑप्शन है और 24 को क्या करना है, अपोजिट करना है। कितना 42 बनेगा, 24 का अपोजिट मतलब उल्टा लिखेंगे, संख्या पलटेंगे अगर अंक को, तो इसमें कितना 42 होना चाहिए और कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ने पर आना चाहिए। तो 8 और 4 12 और ये 42, बिल्कुल 42 हमारा किस पर आ रहा है, 24 में 18 जोड़ने पर। तो इसका मतलब क्या है, डी विकल्प ही हमारा सही आंसर होगा। हमेशा याद रखना, संख्या पर आधारित क्वेश्चन कभी भी होगा या आपस में अंक बदलने पर आधारित कभी भी क्वेश्चन होगा, हमेशा विकल्प से करिएगा आंसर, बहुत जल्द ही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। दोनों अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले 2 स्टेप हैं। पहले तो अंक का अंतर 4 होना चाहिए, तो 3 और 4 3 और 7 का डिफरेंस 4, 8 4 का डिफरेंस 4, 6 और 2 का डिफरेंस 4 4, मतलब सभी संख्याएं इसमें वेरीफाई हो रही हैं, यानी कि इस वाली लाइन का तो कुछ काम ही नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या रह गया है कि जो संख्या है हमारी, जैसे मान लेते हैं 37 है और इसको अंक पलट दिए जाएं, तो ये आपका कितना अंक पलटेगा, तो ये 73 बनेगा। तो ये 0 7 3 10 11, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। जब ये 37 नहीं है तो 73 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी अपोजिट इतना ही आएगा। अब अगला ऑप्शन है 84, एक 84 लेंगे, 84 को पलटेंगे तो एक 48 बनेगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 8 4 12 1 13, तो ये बनेगा 132। तो 132 ही हमें संख्या का योग चाहिए था, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो एक बात करिए कि अंक का योग किस किस में आ रहा है, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 5 7 12। देखो 4 विकल्प में तो आपका आंसर आ रहा है 12। अब क्वेश्चन में बोला है अगर अंक परिवर्तित कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाएं, तो संख्या 18 ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ 39 है, इसको पलटेंगे तो ये कितना 93 बनेगा, तो ये तो 18 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। जैसे यहाँ 48 लिखा है, 48 को हमें 84 कर दिया, तो ये भी लगभग 30 40 ज़्यादा हो रहा है, ये तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 75 है, 75 को अगर हम क्या करेंगे 57, तो ये ज़्यादा नहीं, ये कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमसे तो ज़्यादा वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन तो हमारा डी होगा, लेकिन करेंगे कैसे, जैसे हमने 57 लिखा, दूसरी तरफ 75 लिख दिया, तो ये यहाँ से कितना अधिक हो गया, एक बार चेक कर लें, क्या 18 ही अधिक हुआ है, 8 7 15 और 6 1 7, बिल्कुल 15 ही अधिक हुआ था। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमने अभी बोला था, कभी भी संख्या का क्वेश्चन दिया जाए, पलटने पर बोला जाए, तो हमेशा विकल्प से करिए, बहुत शानदार आंसर आएगा और कम समय में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 स्टेप। पहले तो अंकों का योग 11 होना चाहिए, तो 9 2 11, 5 6 11, 6 5 11, 8 3 11। तो पहला ऑप्शन तो हमारा फ्री हो गया, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये संख्या जो है अंक पलटने पर कम हो रही है 45। तो एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा 92 है, इसको पलटेंगे तो ये 29 बनेगा। क्या इसका डिफरेंस जो है अंतर करने पर 45 हो रहा है कम? तो 92 में से मतलब 12 में से 9 गया 3 और यहाँ 9 में से 3 गया 6, 63 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो पहला गलत ही हो गया। दूसरा चेक करेंगे 56, 56 से हमें इसको पलटेंगे तो ये 65 बनेगा। तो ये तो अधिक हो रहा है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन गलत कर देना हमें। यहाँ है 65, 65 से इसको पलटेंगे तो ये बनेगा 56। तो ये कितना 11 15 में से 6 9 और यहाँ तो 9 ही बचा सिर्फ, तो ये भी ऑप्शन गलत है। समझ रहे हैं ना। अब ये चौथा ऑप्शन है 83। वैसे तो आंसर 84 ही होना 83 ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। 83 को पलटेंगे तो ये बनेगा 38 और इसे घटा कर देखें क्या 48 कम हुआ है। 13 में से 8 गया, सॉरी 48 नहीं 45 कम होना था। 13 में से 8 5 और 8 में से 4 गया 4, तो ये 45 ही तो कम हुआ है। तो यही आंसर आपका डी सही होगा। ठीक है, तो फिर भी साथ साथ वेरीफाई करते जाइएगा जब तक आपका संख्या पर आधारित क्वेश्चन होगा। ये आप समझ लें
कि ये आपके लिए बोनस होगा, ये अंकों का बोनस होगा, क्योंकि कई सारे बच्चे तो भाषा देखकर ही छोड़ कर आ जाते हैं, आपको ये बना कर आना है। ग्रुप डी में पूछा भी गया है ये। अब देखिएगा, अब पैटर्न चेंज होता है, अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, परमेय अपरमेय। देखिएगा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दो चीज समझ लीजिए। अभी परमेय अपरमेय पर क्वेश्चन लिए हमने, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय। हमेशा याद रखना, परमेय संख्या p बटा q या हम बोले अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, चाहे वो 1/2 हो, 1/5 हो, या 1 हो, 2 हो, -1 हो, या -2, कोई भी हो, मतलब जिससे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या इनके बटा में एक लिख सकते हैं, तो हम ये परमेय होगी। लेकिन अपरमेय कौन सी होगी? जिनका हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, √2। अब √2 का वैल्यू कुछ और लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। आपको ऐसे आप मान सकते हैं कि बटा में एक लिखा जा सकता है, लेकिन √2 जो होती है एक अपरमेय संख्या होती है। या आप सीधा याद रखें, जो भी √ के अंदर वैल्यू रहेगी हमेशा अपरमेय होगी। पहले उसको सॉल्व कर लेना, अगर बाहर निकल आए तो नहीं होगा, अन्यथा √ के अंदर होगा तो अपरमेय होगी। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे √3, तो ये भी अपरमेय है। क्या आप बताओ, √4 हो सकती है अपरमेय? देखो √4 है, क्या ये संख्या अपरमेय हो सकती है? चलो हम बताएंगे, √4 जो है क्या ये अपरमेय होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि √4 का जो वैल्यू है वो 2 बनता है, तो ये 2 तो हमारी परमेय होती है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे √5 होगा तो ये भी अपरमेय है। ठीक है, ये भी अपरमेय है, अपरमेय है, अपरमेय है। √6 की बात करेंगे तो ये भी अपरमेय है। ठीक है, तो आपको याद रखना, एक चीज़ और एग्जाम्पल देख लें, √9, 9 अंडआउट करेंगे तो ये अपरमेय नहीं होगा। क्यों? 9 का वर्गमूल तो आपका 3 बन जाता है, तो 3 एक परमेय संख्या है। इसके साथ साथ आपने जो गणित में संकेत देखे हैं, जैसे पाई, जैसे आपने गणित में संकेत देखा होगा पाई, पाई जो मान होता है 22/7 होता है, पता है सभी को, लेकिन पाई एक हमेशा अपरमेय संख्या होती है, आपको हमेशा नोट करके चलना है। पाई क्या होती है? एक अपरमेय संख्या। ठीक है, और अगली चीज, एक चीज और याद रखें, ये क्या है? अपरमेय। पाई इसके साथ गिनी जाएगी, अपरमेय, ध्यान रखना। ठीक है, पाई क्या है? अपरमेय। अब इसके साथ साथ आप ऐसे समझें एक चीज और, कभी भी कोई वैल्यू, जैसे 2/5 लिखा है आपका, 2/5, 2/5 को जब हम भाग करेंगे 0.5, ये 0.4 होगा। ये दशमलव के बाद कोई भी अंक रुक जाए तब भी ये संख्या क्या होती है? परमेय होती है। ठीक, लेकिन अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि संख्या क्या है? बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कभी समाप्ति ना हो, किसी भी संख्या के बाद डॉट 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 लगा हो, तो वो हमेशा क्या आ जाएगी? अपरमेय आएगी। ठीक है, तो बस इन्हीं 3-4 कॉन्सेप्ट का याद रखना है और आपको आंसर बताना है। तो देखिएगा, और एक चीज़ याद रखना, हमेशा कभी भी जो अपरमेय है संख्या, अपरमेय है, उसका चाहे योगफल करो या अपरमेय का अंतर करो, मतलब चाहे तो आप उसमें कुछ जोड़ दें या चाहे कुछ उसमें घटा दें, हमेशा अपरमेय रहेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, हमेशा अपरमेय रहेगा। तो कभी भी आपका जो अपरमेय संख्या होगा उनका जो योगफल और अंतर होता है हमेशा अपरमेय होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? √3 + √11 का होल स्क्वायर। आप ऐसे ही डायरेक्ट कभी नहीं बताएंगे कि ये अपरमेय है डायरेक्ट, आपको सबसे पहले यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो a² लगाएंगे, √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ b² लगाएंगे तो √11 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में √3 हो जाएगा, इंटू में √11 हो जाएगा, 3 √3 √11, 3 का वर्ग ये √ से हट जाएगा तो 3 आएगा, प्लस √11 से ये √ से 2 हट जाएगा 11, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, √11 × 3 = 33, यहाँ 33 हो जाएगा, तो 3 और 8 11 हो जाएगा, 11 प्लस में 2 √33। तो हमने अभी बोला था अपरमेय संख्या ये लग रही है पीछे से, क्योंकि 33 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो अपरमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ में लिखा हो चाहे घटाने में लिखा हो, यानी कि योग हो चाहे अंतर हो, हमेशा अपरमेय बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट करके चलिएगा, एग्जाम में बन सकती है। चलिए, इसी प्रकार आप अच्छे से स्पीड करके आंसर करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी? देखिएगा, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी संख्या हो, चाहे 1 और 2 पूछा जाए, 1 3 पूछा जाए, 1 5 पूछा जाए, 1 10 पूछा जाए, हमेशा याद रखना इनके बीच में जो परमेय संख्या होंगी, परमेय संख्या होगी, वो हमेशा अनंत होंगी। ठीक है,
अनंत परमेय संख्या होगी, याद रखना, हमेशा अनंत परमेय संख्या होगी। तो अनंत इसका राइट आंसर होगा। क्या इसके बीच अपरमेय संख्या हो सकती है? जी बिल्कुल, इसके बीच भी अनंत अपरमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, चाहे परमेय पूछा जाए चाहे अपरमेय पूछा जाए, हमेशा याद रखना बहुत सारी अपरमेय और परमेय संख्या निकल सकती हैं किन्हीं भी दो अंकों के बीच। जब दो अंकों के बीच निकलेंगी तो यहाँ पर दो का डिफरेंस है, तो यहाँ तो और सारी निकलेंगी। तो हमेशा याद रखना असंख्य संख्याएं निकल सकती हैं इनके बीच, तो अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी इनके बीच की परमेय संख्या निकालना हो तब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा याद रखना a प्लस बी जो भी दो संख्या होंगी उनके बटा में 2 कर देना, ये आपका परमेय संख्या बीच की परमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अनंत होगा, क्योंकि हर एक संख्या के बीच, हर एक से दूसरे पूर्णांक के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस का 2√5 1 है। तो अभी हमने बताया था √5 एक अपरमेय संख्या है, जब इसका योगफल करें चाहे अंतर करें हमेशा क्या बनेगा? अपरमेय बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, बिना सॉल्व किए ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे सॉल्व किया नहीं जा सकता। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा डिफिकल्ट दिया है, थोड़ा लॉन्ग बढ़ा के, तो परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, इनका अंडर कर देंगे तो 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल करेंगे 5, यानी कि पहली संख्या 5 आ गई तो ये तो वर्गमूल के बाहर आ गई, तो ये तो परमेय संख्या है ही। दूसरा 12.96, ये 12.96 जो होता है आपको पता होगा ये कितने का वर्गमूल होता है? कोई ना कोई वर्गमूल होता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है हमारा 36 का वर्गमूल है, यानी कि यहाँ दशमलव लगाया तो ये 3.6 का, तो ये भी बाहर निकल आएगा। 125 है, अब 125 का वर्गमूल होता नहीं है, 5 का वर्ग 25, तो इसे हम 5√5 लिख सकते हैं। और चौथा विकल्प है 900, 900 को हम क्या लिखेंगे? 900 को जो लिखेंगे तो 30 लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं, 3 संख्या हमारी बाहर निकल आई हैं, लेकिन हमारा √5 बाहर नहीं निकल पाया है। तो आपको पता है ये √ के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या माना जाएगा? अपरमेय संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? अपरमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 5√5, इसका मतलब √125। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? अब परमेय संख्या फिर नहीं है, इसका मतलब क्या है? अपरमेय पूछा है। अपरमेय के लिए हमने एक चीज बताई थी अभी कि हमेशा याद रखना पॉइंट के बाद अगर संख्या रुक जाए कहीं ना कहीं तो ये परमेय होती है, परमेय हो गई। इस पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक रही है तो ये भी परमेय है। 1728 जो है, 1728 जो है आपका ये घनमूल बताना है, तो इसका घनमूल आपको पता है ये 12 का घनमूल, मतलब 12 का घन है, तो ये भी बाहर निकल आएगा, तो ये भी पी मतलब परमेय संख्या होगी। पाई एक अपरमेय संख्या है, अभी हमने नोट करवाया था ना कि पाई एक अपरमेय संख्या होती है। आपको ये याद रखना, ये 1000 एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है कि ये पाई क्या होती है? एक अपरमेय होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 0.125 और यहाँ पर 125 पर बार लगा है को परमेय संख्या के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको एक दो मेथड बता रहे हैं क्वेश्चन में करने का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 0.6 पर बार लिखा है, ठीक है, और यहाँ 0.3 पर बार लिखा है, तो आपको एक चीज़ और हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेते हैं, 0.3 पर बार, एक 0.6 पर बार लिखेंगे और 0. यहाँ क्या करें 2 और 3 पर बार। ठीक है, तब जाके हम ये 0.125 पर बार ये हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। देखो हमेशा याद रखना ऊपर का जो वैल्यू है नंबर 3 लग रहा है तो आपको 3 ही लिखना है। ठीक है, 3 आपको ऊपर लिख देना है। इस पहले वाले क्वेश्चन का हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीधा। 0.3 लिखा है, 3 पर बार लिखा है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं छूटा है, एक ही अंक था उस पर बार लगा है, तो 3 को लिखना है ऊपर। बार एक ही संख्या पर है ना, एक ही संख्या हमारे पास है, तो एक आपको 9 लिखना, मतलब जितनी बार बार लगा होगा उतनी संख्या पर 9 लिखना है। तो 3/9 इसका आंसर होगा, या इसे काटकर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं 0.6 पर बार। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 ऊपर आएगा और 6 पर बार लगा है, संख्या कोई छूटा भी नहीं है, तो जितनी संख्या पर बार होता है उतना ही 9 नीचे आता है। एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 नीचे आएगा, बस इसे काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो इसका आंसर आएगा 2/3। ठीक है, एक अगला स्टेप का क्वेश्चन लिया है 0.23, तो हम क्या करेंगे 2-3 तो आपको लिखेंगे ऊपर
आपका संख्या कितनी पर बार है, 1 और 1 2, यानी कि 2 और 3 पर है ना, यानी कि कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर। तो आपको उतनी बार ही 9 लिख देना है नीचे, यानी कि 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे नीचे। अब ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में दिया था कि 125 लिखा है, तो 125 तो लिखना ही है हमें। आपकी कितनी संख्याओं पर बार है, तो 1 2 3 संख्याओं पर बार है, तो 3 बार 9 लिख देना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो आप देखिएगा 125 बटा में 999, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, बना सकते हैं आप। ठीक है ना, समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1/2 + √3 के हर का परमीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिला तो आपको याद रखना है 2 + √3, 2 + √3, 1/2 में 2 + √3 जो है, इसका परमीकरण करना है। देखो, हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, हमेशा याद रखना। इसका जो आंसर आएगा, हम कह देते हैं जो 2 + √3 लिखा है ना, बस 2 - √3 कर देना, यही आंसर होगा। अब ये आंसर कैसे आएगा, आपने तो सॉल्व भी नहीं किया, आपने बता दिया, तो ये कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। एक बार इसको डिटेल सॉल्यूशन देख लें, फिर आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखो 1/, आपका 1/, आपका लिखा है 2 + √3, और गुणा करेंगे तो हमेशा याद रखना इसी संख्या का करेंगे, बस चिन्ह पलट देंगे। 2 - √3 से इसमें ऊपर गुणा करना है, 2 - √3 से नीचे गुणा करना है। ठीक है, ऊपर 1 का गुणा होगा तो वो सेम 2 - √3 ही रहेगा, लेकिन नीचे a + b और a - b रहेगा, तो यानी कि पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग, इस तरीके से रहेगा। तो हम इस वाले अंडरवुड में ये स्क्वायर हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 - √3 तो ऊपर ही रहेगा, बटा में 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का अंडरवुड हट जाएगा, तो 3 बनेगा। 2 - √3 बटा में कितना, 4 में से 3 गया 1, तो ये बनेगा 2 - √3। तो देखो आंसर तो यही आएगा, और हमने तो शुरुआत में ही बता दिया था आंसर क्या है, लेकिन हमें आपको बताना है क्या चीज़। आप ऐसा समझ लें, कभी भी 1 के बटा में क्वेश्चन होना चाहिए, 2 + √3, यहाँ 2 + √3 लिखा हो, कोई भी लिखा हो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो पहला संख्या लिखा है 2 लिखा है, इसका वर्ग कर देना, दूसरा संख्या लिखा है √3 का वर्ग कर देना। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, और माइनस कर देना, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस इनका वर्ग करेंगे, ये हट जाएगा 3, 4 और 3 1। याद रखना ये हमेशा, ये जो दोनों पद होंगे इनमें जो संख्याएं लिखी होंगी, इनका वर्ग करने पर अंतर 1 बने, जिस भी स्थिति में 1 के बटा में, हर एक स्थिति में हमेशा याद रखना, अगर जिस स्थिति में ये एक अंतर मिल जाए, तो उस स्थिति में हर बार आंसर क्या होगा, इनका सिर्फ साइन परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ प्लस लिखा है, तो यहाँ आंसर 2 - का √3 होगा। बस इतना सा आंसर करना है। क्या चीज़, हमें सबसे ही पहले ये चेक करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बनाकर देते हैं, जैसे हमने लिया इस तरीके से कि 1/, में दिया है 3 + 2√2। अब हम इसका पूछें आंसर क्या होगा, तो हमने क्या बताया, आंसर तो आपको कैसे करना है, 3 कर देना, माइनस कर देना, 2√2 कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये करेंगे कैसे, हमने कहा कब कब करना है, जब पहले वाले पद का 3 का वर्ग करेंगे माइनस, और दूसरे वाले पद का 2√2 का वर्ग करेंगे, एक आंसर आ जाए। 3 का वर्ग कितना, 9 होगा, माइनस 2 का वर्ग 4, और अंडरवुड से 2 हट जाएगा, 4 दूना 8, 9 8 का अंतर, एक डिफरेंस आया। तो जब जब एक डिफरेंस आएगा तो आपको हमेशा याद रखना चिन्ह परिवर्तित करना। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आपका कैसा भी दिया हो। अभी अगर यहाँ पर क्वेश्चन पलट के भी दिया जाता, कि हो सकता है इस क्वेश्चन की जगह ऐसा क्वेश्चन दे दें 1/2 - √3, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, बस इसका चिन्ह पलटेंगे, 2 लिखिएगा, प्लस में √3 लिखा जाएगा। मतलब हमें याद रखना इसका चिन्ह परिवर्तित होगा हर बार, तो यही आंसर बनेगा आपका। तो आशा है ये भी आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब अपरिमेय क्या होती है, जो अंडरवुड के अंदर होती है। देखो पहला संख्या लिखा है 64, 64 का घनमूल लिखा है, तो घनमूल आपको पता है ये 4 का घनमूल होता है। 64 लिखा है, 64 का अंडरवुड लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वर्गमूल, तो ये 8 का वर्ग होता है, आपको पता होगा। यहाँ 64 लिखा है, यहाँ 64 लिखा है, तो 64 जो लिखा है, और अंडरवुड के अंदर 6 लिखा है, इसका मतलब कितना कॉमन, 6 6, तो यहाँ आपको पता है 2 आ जाएगा, 2 की पावर 6 बार में कितना 64 आता है। लेकिन 64 है, अंडरवुड में यहाँ 4 लिखा होगा, तो ये आप नहीं कर सकते बाहर, ये आपका कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारी जो अपरिमेय होगी, तो यही संख्या होगी, ऑप्शन नंबर डी। अपरिमेय ही तो पूछा है, बाकी 3 संख्या है तो ये परिमेय है। ठीक है, अपरिमेय इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक परमीय संख्या है। फिर एक परमीय संख्या पूछी गई है। तो देखो अंडर 2 लिखा है और 3 लिखा है। अब अंडर 2 को घनमूल तो कर नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, आंसर या जे ये होगा। तो ये क्या है, हमारी एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, अब अपरमीय नहीं पूछा हमसे, 8 का घनमूल पूछा है। आपको पता है 8 का घनमूल कितना होता है, ये कितने का घन है, 2 का घन है, तो ये तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, परमीय संख्या है। परमीय हमसे पूछा गया था, तो आंसर तो यही होगा। एक बार चेक कर लें, बस यही आंसर होगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ऑप्शन भी अलग ही दिए हैं। तो परमीय पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 मतलब 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हम एक बात बताएं, एक धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक को इतने में गुणा करना है। ठीक है, फिर इस संख्या का वर्गमूल भी बताना है। तो एक काम करेंगे, जो 4050 लिखा है ना, देखो सबसे शानदार तरीका क्या है करने का, 4050 लिखा है। ठीक है, 4050 लिखा है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, संख्या देखेंगे। ठीक है, कई सारे तरीके हैं। जैसे हम मान लें यहां पर हम 405 गुणे में 10 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 405 को हम अगर इसमें से 5 को भाग कर दें, 5 गुणे में ऐसे करें कि 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, हम 405 को 5 गुणे 81 भी लिख सकते हैं, गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें 81 जो है वो 9 का वर्ग है, इसका वर्ग बन गया, 5 का वर्ग भी बन गया, 2 हमारे पास एक नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो किसका गुणा करना है, तो हम कह देंगे 2 का गुणा करना है, तो हम 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी हमें बताना है, अब ये 2 का गुणा कर दिया तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के रूप में आ गया। अब इसमें से हमें ये बताना है कि ये कितने का वर्गमूल है। एक बात बताइए, 81 है तो सबसे पहले 5 ही दिया है, तो 5 को ही देख लें। 5 अगर 2 बार लिखा है तो एक बार 5 ले लेंगे, इसका वर्गमूल। 81 लिखा है तो इसका एक बार 9 ले लेंगे। जब 2 और 2 4 लिखा है तो एक बार इसका 2 ले लेंगे, तो ये हमारा वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका 5 9 45 दूना 90। देखो करने के 1000 तरीके हैं, आप अपने तरीके से करिएगा, लेकिन हम आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं। आपको इस तरीके से करेंगे तो मात्र 2-3 लाइन में इस अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए देखो यहां पर हम बात करेंगे, तो यहां पर देखा जाए अगर यदि है तो ये जो संख्या है वो हम बात करें कि जो 1780 है वो कितना आपका लगभग अगर बात किया जाए तो ये 1764 से तो अधिक है। 1764 जो होता है वो कितने का वर्ग होता है, 42 का वर्ग होता है। ठीक है, और ये लगभग 43 का वर्ग भी नहीं है। तो इसके 42 के बाद अगर हम बात करें 43 का वर्ग, देखो 42 का वर्ग आपको लगभग आपको थोड़ा बहुत वर्ग याद होने चाहिए, तभी ये कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं। 42 का वर्ग 1764 होगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। 42 के बाद अगला जो वर्ग होगा 43 का, 43 का जो वर्ग होगा वो होगा आपका 1849। तो आपको 1780 से 1849 बनाना है। कितना कम पड़ रहा है यही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो 1780 इसमें से घटा देंगे तो 9 यहाँ बचेगा, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ कट जाएगा, यानी कि 69 कम पड़ रहा है। अगर इसमें हम संख्या में 69 जोड़ देते तो ये हमारा 43 का वर्ग बन जाता। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऐसे समझें आप कि मान लेते हैं जो 81 है पहला ऑप्शन, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 9। देखो 9 बनेगा, अगर 9 को क्या कर सकते हैं हम, 2 + 7 लिख सकते हैं, और तो कुछ करके बनेगा भी नहीं, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग 9 हो रहा है, ये 9। ठीक है, अब इसको बोला जा रहा है जैसे 81 के बाद 49 का वर्गमूल करके देखें तो ये बनेगा आपका 7। 7 को हम 2 + 5 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा है 121, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 11। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, 2 नहीं 2 तो नहीं होगा,
3 + 8 11 होता है, ठीक है। और कोई तो बन नहीं रहा ना, 3 8 11 होता है, 4 7 11 होता है, ठीक है, 5 6 11 होता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका आंसर हमारा यही हो सकता है। एक बार इस चौथी को विकल्प को भी देख लें, तो बाकी का आप चौथा विकल्प भी देखेंगे तो 144 है। 144 को लिखेंगे जब हम, तो 12 लिखेंगे। 12 का मतलब है एक 5 रहेगा, एक 7 रहेगा, तो ये दोनों फिर अभाज्य संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब ये तो सही थी, लेकिन क्वेश्चन में नहीं वाला पूछा था, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी और सारी संख्या हो सकती थी, तो इसका आंसर क्या है हमारा 21, इसका राइट आंसर बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 दिया है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, उनका योगफल x + y 25, उनका अंतर x - y 3। आपसे पूछा क्या है, वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर होता है x² - का y², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार x + y और एक बार x - y, इनका गुणा कर दें, बस यही तो क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो इन दोनों के वैल्यू जो है, एक का 25 एक का 3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 75। 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था, बना लिया आसान से। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा मान लेते हैं यहाँ पर, देखो इस अगर 16 है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बनेगा। क्या ये 30 अधिक है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा आपका 36 है, 36 है, 36 का वर्गमूल 6 बनेगा। क्या ये 30 अधिक है, बिल्कुल जी हाँ, ये आपका 30 अधिक है। तो यही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वेरीफाई भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछा है ना वही बता देंगे आप, ठीक है। जैसे 36 का है, 36 से आपको पता है वर्गमूल 6 बनेगा, तो ये आपसे 30 अधिक है ना, यहाँ 30 ही अधिक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके का लिखा है 9⁻6 गुणे में 12⁻4 गुणे में 7⁻7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा अभाज्य गुणनखंड का योग पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, देखिएगा सबसे पहले तो हमें इन्हें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारा 9⁻6 लिखा है, गुणे 12⁻4 लिखा है, गुणे 7⁻7 लिखा है। यहाँ 9⁻6 का मतलब है 3 गुणे 3, यहाँ लिख सकते हैं पावर 6। यहाँ 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 7⁻7। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर यहाँ पर भी 6 है, 3 की पावर यहाँ 6 है, और 3 की पावर यहाँ 4 है। 4 की पावर का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 रहेगा, मतलब इस एक 2 का और एक 2 का, यानी कि 2 की पावर 2 रहेगा, गुणा में एक 4 रहेगा, ठीक है, गुणा 7⁻7। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना, 6 6 12 4 16, 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 दूना 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा, और 7 की पावर 7। हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड का योग, तो गुणनखंड अभाज्य क्या है, 3 2 और 7 ही तो है, 3 + 2 + 7, तो 7 3 2 5 7 12, 12 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या नहीं पूछी है, अभाज्य गुणनखंड का योग पूछा है, तो इनको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6⁻n - 5⁻n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। आप ऐसे समझें, 6⁻n - 5⁻n लिखा है। सबसे पहले हम n का जो वैल्यू है वो 0 1 2, बस 3 स्टेप तक सॉल्व करके देख लें, ठीक है। तो हमने देखा 6 की पावर अगर 0 लिखते हैं, यहाँ 5 की पावर 0 लिखते हैं, तो हमने देखा 6 की पावर ये कितना 0, ठीक है। 6 की पावर 0 1 - 5 की पावर 0, ये भी 1 बनेगा, हमेशा 1 - 1 0 होगा। फिर 6 की पावर हम मान लेते हैं 1 लिखेंगे। अच्छा प्राकृत संख्या के लिए बोला गया, गलती से हो गया, सॉरी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो 6 की पावर n - 5 की पावर n, इसके लिए बोला है वो n हमारा जो है वो 1 2 3 के रूप में हो सकता है, ठीक है। 0 नहीं है, 0 नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं बोला है, वो गलती से कर दिया था। तो देखो 6 की पावर 1 लिखेंगे, -5 की पावर 1 लिखेंगे, तो आपको पता है 6 की पावर 6 1 लिखेंगे 6, 5 की पावर 5 1 करेंगे 5 आएगा, और यहाँ 1 बनेगा डिफरेंस। अब यहाँ पर अगर हम n की बराबर 2 वैल्यू रख लें, तो 6 की पावर 2 - 5 की पावर 2, यहाँ 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, तो इनको घटाएंगे तो यहाँ कितना 11 बचेगा। 3 को रख के देख लेते हैं, 6 की पावर 3 5 की पावर 3, तो 6 चिंग 36, 36 छक्के 216, और 5 का घन कितना 125। अगर इसको घटाएंगे तो 16 6 में से 5 गया 1,
और 21 में 9, 91, यानी कि सभी का जो इकाई का अंक है वो 1 पर समाप्त हो रहा है। आप इसी प्रकार 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख के देख लें n की जगह, तो आपका आंसर हमेशा 1 पर समाप्त होगा। तो यही तो बोला है, अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आसान क्वेश्चन था। और अब ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का ये हम लास्ट है, ये हमारा क्वेश्चन, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे क्लास को। तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अब जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं इस स्थिति में। तो 120 के आप फैक्टर कर रहे होंगे, तो 2 से भाग करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 30 बनेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1। तो हमने देखा अगर इसकी गुणनखंड की संख्या देखी जाए, गुणनखंड जो आएंगे वो 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे में 5, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ से हम दोनों गुणनखंड के आंसर कर सकते हैं। देखो सम गुणनखंड की संख्या जो आएगी वो कैसे आएगी, सम गुणनखंड जो होगा, जो सम की पावर में होगा वो हमेशा सेम लिखा जाएगा। 2 की पावर 3 लिखा है तो पावर को देखना होता है, ठीक है, इसमें पावर को देखना होता है, ठीक है। 3 लिखा है 3 ही लिखेंगे, लेकिन जो विषम होते हैं उनमें +1 करना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, यहाँ पर भी प्लस। जैसे आपको पता है 3 की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 है, इसमें 1 पावर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 है, इसकी में 1 ऐड करना पड़ेगा, ये विषम है ना, तो इसका 1 पावर ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2। बस इनका गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 इसका राइट आंसर होगा, सिर्फ सम गुणनखंड का, ठीक है। अब दूसरा देख लें, विषम भी पूछा है हमसे, विषम की देख लें। तो विषम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, इसमें सम वाला हिस्सा ही छोड़ दिया जाता है। जो विषम वाली स्थिति थी ना, हर बार गुणनखंड में 1 जोड़ दिया जाए। जैसे 3 की पावर 1 है, मतलब 3 का 1 गुणनखंड है, 1 घात जोड़ेंगे तो ये 2 गुणनखंड हो जाएंगे। 5 एक विषम है तो 5 में 1 घात जोड़ेंगे तो 1 2, यानी कि 1 पावर तो है ही इसका, और 5 पर सीधा कितना हो जाएगा 2, तो गुणा 2, 2 दूना 4 बन जाएगा ये। तो 12 और 4 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब एक बार थोड़ा और डिटेल से बता देते हैं हम आपको यहाँ पर समझ में तो आ गया होगा। खैर हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देते हैं। अब देखो हमें 3 की पावर कितना है 1, 5 की पावर 1। सम गुणनखंड पूछा जाए तो सम का जितना दिया है पावर वो लिखेंगे, 3 लिखेंगे, गुणा विषम में जो पावर दिया है उसमें 1 जोड़ेंगे 2, विषम में यहाँ पर कितना दिया है 1, फिर 2 हो जाएगा। तो 2 3 दूना 6 दूना 12। अगर विषम गुणनखंड ही पूछ लिया है हमसे तो सम वाला पूरा ही स्टेप हटा देते हैं। तो जो विषम बचे हैं उनमें 1 पावर जोड़ देंगे, तो 1 पावर है 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2। दूसरे में 1 पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 चौके सॉरी 2 दूना 4। तो 12 और 4 वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो आपने इस तरीके से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।